कमरे के दरवाजे अनिका के कमरे के दरवाजे पर कोई नॉक करने लगा। जब अनिका ने दरवाजा खोला तो सामने व्योमा और शारदा खड़े थे। व्योमा ने बड़ी ही पोलाइट और धीमी आवाज में अनिका से कहा, अनिका, तुम्हें इस घर में किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कह देना। माफ करना, एक्चुअली आज वो घर के सभी मेंबर्स को पॉकेट मनी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, मगर मैं तुम्हारी बैंक डिटेल्स लेना भूल गई, इसलिए तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं डाले होंगे। मगर तुम फिक्र मत करना, तुम्हारे जेब खर्च के लिए तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए मुझसे ले लेना। वो क्या है ना, मेरा एक एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, मैं सुबह से उसी में बिजी थी, इसलिए ये बात मेरे ध्यान से निकल गई। फैमिली के सारे बच्चों और यंग मेंबर्स की पॉकेट मनी डिस्ट्रीब्यूशन की हेड मैं ही हूँ। व्योमा की इस बात पर भारी आवाज में शारदा ने कहा, अरे बेबी, तुम कितना काम करोगी, इतनी पढ़ाई करती हो, सबका इतना ख्याल रखती हो, ऐसा तो है नहीं कि अपने कमरे में बैठकर दिन भर सोई रहती हो। अब इतने बड़े एडमिशन प्रोसेस से गुजर रही हो तो आखिर कितना ध्यान रखोगी तुम भी। और मैं जानती हूँ कि इतनी बड़ी जगह पर एक बार तुम्हें एडमिशन मिल गया तो तुम गुलेरिया परिवार के बिजनेस में लड़कों के कंधे से कंधा मिलाकर काम करोगी। मैं जानती हूँ तुम कितनी काबिल हो। करण साहब जितने होनहार थे, वो सारे गुण तुम में आए हैं। बस एक दिन उन्हीं के तरह तुम भी इस परिवार का नाम बहुत रोशन करोगी, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। शारदा की बातों से साफ नजर आ रहा था कि उसे करण गुलेरिया की गोद ली हुई बेटी से बेहद प्यार था, और जिस बेटी की माँ ने करण गुलेरिया को इतने दुख दिए थे, उस बेटी से वो नफरत करती थी। शारदा की बात पर स्माइल देते हुए व्योमा ने अनिका से कहा, क्या मैं अभी तुम्हें कुछ पैसे ट्रांसफर कर सकती हूँ? अनिका ने व्योमा की इस बात पर मुस्कुराकर ना में सर हिला दिया। अभी अनिका अपने कमरे का दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि शारदा ने व्योमा से पूछा, बेबी, तुम्हारा एडमिशन आज ही कंफर्म होने वाला है ना? व्योमा ने अपने मोबाइल स्क्रीन की ओर देखते हुए कहा, हाँ, लगता है उनका मेल आ गया। मेल में सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट पढ़ते ही व्योमा के चेहरे का रंग उड़ गया। पीछे खड़ी शारदा उसके एक्सप्रेशंस देख नहीं पा रही थी। व्योमा की तारीफों के पुल बांधते हुए शारदा ने अनिका को सुनाना शुरू कर दिया। शारदा ने कहा, बेबी, मैं जानती हूँ कि तुम्हें वो लोग खुशी खुशी एडमिशन देंगे। आखिर इन लोगों को भी तो ब्राइट स्टूडेंट की जरूरत होती है, जो आगे चलकर उनके कोर्स का नाम बड़ा करें। क्या लिखा है, कब से शुरू कर रहे हैं वो लोग कोर्स? व्योमा ने अपने चेहरे के हाव भाव संभालते हुए भड़कती हुई आवाज में कहा, नहीं, ये उनका मेल नहीं है, किसी और चीज का नोटिफिकेशन था। व्योमा उन लड़कियों में से नहीं थी जो फेलियर को आसानी से एक्सेप्ट कर ले सबके सामने। व्योमा ये बात बताना नहीं चाहती थी कि उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई थी। व्योमा की बात सुनने के बाद शारदा ने फिर से व्योमा की तारीफ करना शुरू कर दिया। शारदा ने कहा, अरे बेबी, अभी नहीं तो बाद में तुम्हारा एडमिशन तो होना ही है ना। तुम सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही नहीं, बाकी हर चीज में तुम्हारा आजकल की लड़कियों से कोई मुकाबला नहीं है। जहां आजकल की जवान लड़कियां दिन भर अपने कमरे में पड़ी हुई या तो फोन पर चिपकी होती हैं या तो गहरी नींद में सोई होती हैं, और एक तरफ तुम हो जो हर चीज में काबिल हो। घर चलाने की बात हो, बिजनेस चलाने की बात हो, म्यूजिक की बात हो, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। सचमुच करण साहब बहुत लकी हैं कि उन्हें तुम जैसी बेटी नसीब हुई। जब शारदा व्योमा की तारीफों के गुब्बारे उड़ा रही थी, तभी अचानक कॉरिडोर में पीछे से एक काफी यंग लड़के की आवाज अनिका के कानों पर पड़ी। बस कीजिए शारदा आंटी, अब इतनी भी तारीफ मत कीजिए कि व्योमा को सचमुच लगने लगे कि वो एक सुपर गर्ल है। जब व्योमा और शारदा ने मुड़कर देखा तो आकाश और सिद्धार्थ का कजन भाई ओमकार गले में स्लिंग बैग लटकाए उनकी तरफ चला आ रहा था। ओमकार को देखते ही शारदा ने कहा, ओमकार, तुम क्यों आए हो यहाँ? तुम्हारी फैमिली अब गुलेरिया परिवार के साथ इस घर में नहीं रहती, फिर तुम यहाँ क्या लेने आए हो? शारदा की बातों पर अपनी आवाज ऊंची करते हुए ओमकार ने कहा, क्यों नहीं आ सकता मैं इस घर में? ये गुलेरिया हाउस है,
और हम भी इसी घर का हिस्सा थे। और ये मत भूलो कि तुम यहाँ सिर्फ नौकरी करती हो। नौकर हो, नौकर की तरह ही बात करो। मेरे ऊपर हुक्म चलाने की कोई जरूरत नहीं है। ओमकार ने व्हाइट टी शर्ट, ब्लू जीन्स और मल्टी कलर स्पोर्ट शूज पहन रखे थे। बाल बिखरे हुए थे, मगर जल की वजह से सारे बाल एक ही जगह पर जैसे एक दूसरे में उलझकर खड़े हो गए थे। ओमकार के लुक्स काफी हद तक आकाश और सिद्धार्थ जैसे ही थे, मगर ओमकार का स्वभाव ना तो आकाश से और ना ही सिद्धार्थ से मिलता था। उसके चलने बोलने के तरीके से ये पता चलता था कि वो काफी रूड टीनेजर था। ओमकार अपने मुंह में च्युइंगम चबाते हुए बात कर रहा था। व्योमा ने ओमकार की ओर देखते हुए बड़ी पोलाइटली कहा, ओमकार, क्या यहाँ तुम अपनी पॉकेट मनी के रिलेटेड बात करने आए हो? ओमकार ने च्युइंगम चबाते हुए चुटकी बजाई और व्योमा से कहा, इतनी इनोसेंटली बात मत करो तुम। अच्छी तरह जानती हूँ मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मुझे इस महीने सिर्फ 40,000 रुपए मिले हैं। इसका क्या मतलब है? सारे बच्चों को तुम ही पॉकेट मनी डिस्ट्रीब्यूट करती हो। मुझे बताओ, अचानक ही मेरी पॉकेट मनी 1 लाख से 40,000 कैसे हो गई? व्योमा ने धीमी आवाज में ओंकार से कहा, देखो, चिल्ला चिल्ला कर बात मत करो। हम जो भी कुछ कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहे हैं, और फिर ये आकाश का डिसीजन है। ओमकार ने फिर से चुटकी बजाई और व्योमा की ओर इशारा करते हुए कहा, आकाश का नाम लेकर मुझे डराओ मत। मैं किसी से नहीं डरता, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम ही ने आकाश के कान भरे होंगे और मेरी पॉकेट मनी कम करवाई होगी। ओमकार जिस तरह से अनिका के सामने व्योमा के साथ बात कर रहा था, वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई व्योमा के मुंह पर जोर से हथौड़ी मार रहा था। किसी तरह अपने आप को संभालते हुए व्योमा ने कहा, देखो ओमकार, जरा शांति से बात करो। देखो, ये अनिका है, तुम्हारी कजन। अनिका को देखते ही च्युइंगम चबा रहे ओमकार ने कहा, तो मैं क्या करूं? आरती उतारूं? मुझे बहन शब्द से नफरत है। मुझे तुम्हारे जैसी और एक बहन बिल्कुल नहीं बनानी। हाँ, अगर वो मुझे कुछ पैसे दे सकती है तो मैं सोच सकता हूँ। ओमकार की इस बात पर भड़कते हुए शारदा ने कहा, ये क्या कह रहे हो तुम ओमकार? आखिर तुम्हें इतने पैसे की जरूरत क्या है? कोई काम काज नहीं करते, सारा दिन घर में पड़े रहते हो, और उस मारवा खानदान की सबसे नालायक बेटे सनी के साथ गेम खेलते रहते हो। तुम्हें आखिर इतने पैसों की जरूरत क्या है? अपनी आवाज ऊंची करते हुए ओमकार ने शारदा से कहा, 40,000 में क्या होता है आजकल? ना तो मैं गेम में जोकर खरीद सकता हूँ, ना ही प्रीमियम फीचर्स अनलॉक कर सकता हूँ। 40,000 तो 3 दिन में खत्म हो जाते हैं। क्या मेरी ये नई बहन मुझे पैसे देने के लिए तैयार है? शक्ल से तो इस व्योमा से ज्यादा खूबसूरत लगती है, मगर क्या इसका दिल बड़ा है? क्या व्योमा की तरह ही? इससे पहले कि ओमकार आगे कुछ कहता, शारदा ने ओमकार पर भड़कते हुए कहा, चुप हो जा ओमकार। अपनी बड़ी बहन से इस तरह की बातें करते हो, शर्म नहीं आती? ओमकार ने अपनी एक उंगली से शारदा की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें अपने मालिकों के साथ इस तरह बात करते हुए शर्म नहीं आती? ओमकार का एटीट्यूड देखकर अनिका भी हैरान रह गई थी। अनिका को अब गुलेरिया परिवार काफी इंटरेस्टिंग नजर आने लगा था। सारे के सारे किरदार एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते थे। आकाश गुलेरिया, सिद्धार्थ गुलेरिया, व्योमा गुलेरिया, और अब ये ओमकार गुलेरिया। ओमकार की बातें व्योमा के लिए अब जहर के समान होने लगी थी। पहली बार किसी ने व्योमा को किसी और लड़की के साथ कंपेयर करते हुए उसे खूबसूरती में नीचा दिखाया था। च्युइंगम चबाते हुए ओंकार ने अनिका की ओर देखते हुए पूछा, क्या तुम मुझे पैसे दोगी? तभी व्योमा ने दांत कचकचाते हुए ओंकार से कहा, देखो, उसे इस महीने की पॉकेट मनी नहीं मिली है। वो कहाँ से दे सकती है तुम्हें पैसे? वो इससे पहले मल्होत्रा खानदान के साथ रहती थी। मनाली से आई है अभी अभी दिल्ली में। इससे पहले कि व्योमा अनिका का और लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन देती, ओमकार ने सीटी बजाते हुए कहा, अच्छा, तो तुम इसे भी परेशान कर रही हो? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इसे इस महीने के पैसे क्यों नहीं मिले। तुम ही ने कुछ किया होगा, जिस तरह मेरी पॉकेट मनी कम करवाई है। तुम ही ने आकाश से कहा होगा, आई एम श्योर।
व्योमा ने अब अपनी आवाज ऊंची करते हुए ओमकार से कहा, ये सब कुछ मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। तुम्हारे बाकी के पैसे फ्यूचर में तुम्हारे ही काम आएंगे। ओमकार ने भी अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी फ्यूचर प्लानिंग। मैं अपनी फ्यूचर के बारे में खुद सोच सकता हूँ। तुम्हें मेरे फ्यूचर के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और कम से कम इस नई लड़की को तो छोड़ दो। चलो मैं तो कैसे भी करके अपना गुजारा कर लूंगा, मगर इसके पैसे दबाकर क्या मिलेगा तुम्हें? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो इसके साथ, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा खूबसूरत है, तुमसे बेहतर है, इसीलिए तुम उससे जेलस हो। तुम बचपन से ही ऐसी रही हो, लोगों के सामने सुपर गर्ल होने का ढोंग करती हो, मगर तुम्हारी असलियत मैं जानता हूँ। स्कूल में भी तुम यही करती थी। माना कि तुम स्पोर्ट्स में अच्छी थी, हमारे साथ दिन भर खेलती थी, मगर ये कोई नहीं जानता था कि तुम रात को बिना सोए पढ़ाई करती थी। बहुत ज्यादा मेहनत करके तुम हमसे बेहतर मार्क्स लाती थी और लोगों को लगता था कि कितनी कम एफर्ट्स में ये लड़की सब कुछ कर लेती है, जैसे कि कोई जीनियस। तुम जीनियस नहीं हो, मगर जीतने के लिए दिन रात एक करके तुम दूसरों से ज्यादा मेहनत करके ज्यादा मार्क्स लाती थी। और ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ। और हाँ, मैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये सब तुम इसलिए नहीं करती थी क्योंकि तुम हर रेस में फर्स्ट आना चाहती थी। तुम ये सब कुछ इसीलिए करती थी और करती हो क्योंकि तुम दूसरों को हराना चाहती हो। तुमसे कोई बेहतर हो, ये बात तुम्हें हजम नहीं होती। और आज मुझे अच्छी तरह पता है कि इस लड़की को देखकर तुम इनसिक्योर फील कर रही हो। ओमकार की बातें अब व्योमा के बर्दाश्त के बाहर थीं। व्योमा ने अपनी दोनों हाथों की मुट्ठियां कसते हुए कहा, ठीक है, मैं कल ही अनिका के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगी, मगर तुम्हें यहाँ से पैसे नहीं मिलेंगे। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो जाकर आकाश से बात करो। ओमकार ने पलटकर जवाब देते हुए कहा, मैं डरता नहीं किसी से। बार बार आकाश की धमकी मत दो मुझे। ये कहकर ओमकार अनिका की ओर देखकर कहने लगा, तुम अगर इस घर में रहना चाहती हो तो इस लड़की से बहुत संभल कर रहना पड़ेगा। ये कहने के बाद ओमकार अनिका को गौर से देखने लगा। अनिका ने एक सिंपल सी नाइट ड्रेस पहन रखी थी। गुलेरिया परिवार का हर मेंबर कस्टमाइज्ड लग्जूरियस ब्रांड्स के कपड़े पहनता था, चाहे वो कोई ओकेजन के लिए पहनते हों, डिनर के लिए या फिर रात में सोते वक्त। गुलेरिया परिवार का हर मेंबर हर वक्त काफी स्टाइलिश कपड़े पहनता था। अनिका को इस तरह देखकर ओमकार ने व्योमा को देखते हुए कहा, अभी तक इसके लिए कपड़े भी नहीं बनवाए गए? मैं जानता हूँ अच्छी तरह कि क्यों नहीं बनवाए गए, क्योंकि अगर इतनी सिंपल से कपड़ों में ये लड़की तुमसे ज्यादा खूबसूरत दिखती है तो ब्रांडेड कपड़े पहनने के बाद तुम इसे शायद देखकर ही जल जाओगी। ये कहते हुए ओमकार ने अपनी जेब से 500 के कुछ नोट निकालकर अनिका के हाथ में रख दिए और कहा, मैं जानता हूँ इन पैसों से ब्रांडेड कपड़े तो नहीं खरीदे जा सकते, मगर ये कुछ पैसे रख लो, इमरजेंसी में काम आएंगे। पता नहीं ये तुम्हारे साथ यहाँ क्या सलूक करेगी। ओमकार जो कुछ भी कह रहा था वो घर के सारे नौकर भी देख रहे थे। व्योमा ने जानबूझकर अनिका के लिए गुलेरिया परिवार के डिजाइनर को नहीं बुलाया था, ये बात सच थी, मगर ओमकार ने इस बात को सबके सामने खोल दिया था, जिससे नौकरों के सामने व्योमा की बेइज्जती हो रही थी। जब ओमकार अनिका के हाथ में पैसे देकर जाने लगा, तब अनिका ने ओमकार को रोकते हुए कहा, ओमकार, ये पैसे तुम ही रख लो, मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं। ओमकार हैरान होकर अनिका को देखने लगा। अनिका ने पैसे वापस ओमकार के हाथ में रख दिए। ओमकार ने हैरान होकर अनिका से पूछा, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? अनिका ने कहा, हाँ है। अपना लक आजमाते हुए ओमकार ने पलटकर अनिका से पूछा, तो क्या तुम मुझे पैसे दे सकती हो? अनिका ओमकार की बात पर हैरान जरूर थी कि पहली ही मुलाकात में कोई कैसे इस तरह किसी से पैसे मांग सकता है, मगर अभी अभी ओमकार का जेस्चर देखकर अनिका ने ये भी सोचा कि क्यों ना ओमकार की मदद की जाए। अनिका ने ओमकार से पूछा, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? ओमकार ने अटकती हुई आवाज में अनिका से कहा, "अब 5, मेरा मतलब है 5 लाख। अनिका ने रकम सुनते ही बिना किसी रिएक्शन के अपनी जेब से बैंक का कार्ड निकालकर ओमकार के हाथ में रख दिया।
अनिका अच्छी तरह जानती थी कि ओमकार को पैसों की जरूरत थी, मगर फिर भी अपनी पॉकेट मनी का एक बड़ा हिस्सा उसने बिना सोचे अनिका को दे दिया था। ओमकार के इस जेस्चर का रिटर्न जेस्चर दिखाते हुए अनिका ने उसे अपना बैंक का कार्ड दे दिया। बैंक का कार्ड अपने हाथ में देखकर ओमकार के पास खड़े शारदा और व्योमा भी हैरान हो गए। ओमकार ने अनिका से पूछा, क्या ये पैसे तुम्हें मल्होत्रा परिवार ने दिए हैं? बड़ी कैजुअली अनिका ने ना में अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं, ये मेरी सेविंग है। अपने हाथ में अनिका का बैंक कार्ड देखकर ओमकार को ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई जैकपॉट लग गया हो। वो जब अनिका को थैंक्स कहकर जाने लगा, तब शारदा ने उसे रोकते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो तुम ओमकार? तुम ऐसे घर आए नए मेहमान के पास से पैसे कैसे ले सकते हो? ओमकार ने मुड़कर शारदा की तरफ देखा और अपनी स्लिंग बैग अपने शोल्डर पर एडजस्ट करते हुए कहने लगा, अभी अभी तुमने कहा कि ये मेरी बहन है, उस नाते से मैं पहले सकता हूँ, क्यों बहन? अनिका ने ओमकार की बात का हाँ में सर हिलाकर जवाब दे दिया। इसके बाद शारदा के पास ओमकार को रोकने का कोई रीजन नहीं था। ओमकार के जाने के बाद बड़ी ही पोलाइटली व्योमा ने अनिका से कहा, वैसे आई एम रियली वेरी सॉरी, गुलेरिया हाउस में एक नियम है कि यहाँ सभी मेंबर्स हमारे अपने स्पेशली अपॉइंटेड ड्रेस डिजाइनर के नए बनाए हुए कपड़े ही पहनते हैं। मैं उसे जल्दी बुला लूंगी, तुम्हारी जो भी पसंद हो उसे बता देना, वो तुम्हारे लिए कस्टमाइज्ड डिजाइनर कपड़े बनवा देगी। गुलेरिया खानदान के ठाट बाट से अनिका इम्प्रेस नहीं होने वाली थी। व्योमा की बात सुनने के बाद अनिका अपने कमरे का दरवाजा बंद करने लगी। तभी व्योमा ने अनिका से कहा, खाने पर तुम्हारा इंतजार करूंगी नीचे डाइनिंग टेबल पर। जवाब में अनिका ने कहा, नहीं, मुझे मिस्टर रोहित मारवा से मिलने मारवा हाउस जाना है। अनिका की ये बात सुनकर व्योमा ने अपनी नजरें झुका ली। व्योमा की एम्बैरेसमेंट देखकर शारदा ने अनिका से कहा, इस तरह से अपने पैसों का और अपने रईस प्रेमी का प्रदर्शन करना अच्छी बात नहीं है। ये मत भूलना कि मिस्टर रोहित मारवा बेबी के साथ शादी करने वाले थे और एक तरीके से तुमने बेबी का मंगेतर चुराया है। अनिका इस बात का बहुत ही तेज जवाब दे सकती थी, मगर उसे अपना गुस्सा इतनी नीची सोच रखने वाली औरत पर वेस्ट नहीं करना था। अनिका ने व्योमा की ओर देखकर कहा, ऑल द बेस्ट। अनिका के ऑल द बेस्ट कहने पर व्योमा चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। अनिका ने कहा, सिक्योर बिल्डर्स के नए कोर्स में तुम्हारा एडमिशन हो जाए, इसीलिए ऑल द बेस्ट कहा। ये कहते हुए अनिका ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया, मगर कहीं ना कहीं व्योमा एक गहरी सोच में डूब गई। वो अनिका की कही बात का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। क्या अनिका जान चुकी थी कि व्योमा को उस कोर्स में एडमिशन नहीं मिला था? मगर फिर व्योमा के मन में ये ख्याल भी आया कि जो मेल उसने पढ़ा था उस पर अनिका की नजर पड़ी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि अनिका उस वक्त अपने कमरे के अंदर खड़ी थी और मोबाइल की स्क्रीन व्योमा ने अपनी ओर मोड़ रखी थी। कुछ देर बाद अनिका तैयार होकर टैक्सी में बैठकर मारवा हाउस के लिए निकल गई। रास्ते में अनिका की नजर एक पुल के पास खड़े ओमकार पर पड़ी। एक नदी के ऊपर बने लकड़ी के पुल के पास ओमकार कुछ बिल्लियों को खाना खिला रहा था। ओमकार चेहरे से बहुत निराश लग रहा था। बिल्लियों को खाना खिलाने के बाद ओमकार फिर से अपनी कार में बैठकर जाने लगा। ओमकार को देखते ही अनिका समझ चुकी थी कि ये लड़का बाहर से चाहे जितना भी रूड लग रहा था, अंदर से काफी नरम दिल का था। अनिका ने ड्राइवर से ओमकार की कार को फॉलो करने को कहा। ओमकार एक पेट स्टोर के पास रुक गया। अपनी कार से उतरकर ओमकार किसी से फोन पर बात करने लगा। अनिका भी अपनी टैक्सी से उतरकर ओमकार का पीछा करने लगी। अनिका ने सुना कि ओमकार फोन पर किसी से कह रहा था, मैं जानता हूँ कि हमारे पास अब कुछ ही दिनों का खाना बचा है, मैं जल्दी कुछ इंतजाम करूंगा, मगर इतना याद रखना, वो जानवर तुम्हारे लिए बस एक रास्ते के लावारिस कुत्ते और बिल्लियां हैं, मगर वो सब मेरे दोस्त हैं। इस महीने से मेरे भाई ने मेरी पॉकेट मनी आधे से भी ज्यादा कम कर दी है। मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ, मगर मैं बहुत जल्द तुम्हारा पुराना हिसाब भी पूरा कर दूंगा और नए सामान के लिए एडवांस भी दे दूंगा।
ये कहने के बाद ओमकार उस पेट शॉप के अंदर चला गया। अनिका भी चुपके से उस शॉप के अंदर चली गई और एक रैक के पीछे खड़ी होकर ओमकार की बातें सुनने लगी। ओमकार ने काउंटर पर खड़े मैनेजर से कहा, तुम जानते हो मेरे एनिमल शेल्टर को इस वक्त डॉग एंड कैट फूड की कितनी जरूरत है? तुमने आज सप्लाई नहीं भेजी? काउंटर पर खड़े आदमी ने ओमकार से कहा, अरे भाई, हर चीज के लिए मुझे भी मेरे सप्लायर्स को पैसे देने पड़ते हैं। जब तक तुम मुझे पहले के पैसे नहीं चुकाओगे तब तक तुम्हें कोई क्रेडिट नहीं मिलेगी। और वैसे भी सड़क के लावारिस, बीमार और एक्सीडेंट में घायल हुए जानवरों को तुम अपने शेल्टर में ले आते हो। उन्हें इतना महंगा खाना खिलाने की जरूरत नहीं है। इस तरह तो तुम बर्बाद हो जाओगे एक दिन। काउंटर पर खड़े आदमी की बातों का जवाब देते हुए ओमकार ने कहा, मैं उन्हें ऐसा वैसा खाना नहीं खिला सकता। मेरे घर परिवार में हमेशा सिखाया गया है कि जो खाना खुद खाओ वही अपने दोस्तों को खिलाओ और वही हमारे लिए काम कर रहे एम्प्लॉयज को खिलाओ। ओमकार ने अपने हाथ की लिस्ट काउंटर पर रखते हुए कहा, मुझे ये सारा सामान दे दो। लिस्ट पर नजर घुमाते हुए काउंटर पर खड़े आदमी ने कहा, पैसे लाए हो? इस बात का जवाब देते हुए ओमकार ने कहा, देखो, किसी वजह से मेरे भाई ने मेरी पॉकेट मनी इस महीने थोड़ी कम कर दी है। लगता है कोई कंफ्यूजन है। बस 1-2 दिनों में पैसों का अरेंजमेंट हो जाएगा। उस चिट्ठी को वापस ओमकार की ओर धकेलते हुए काउंटर पर खड़े आदमी ने कहा, वही तो, जब पैसों का बंदोबस्त हो जाए तभी सप्लाई लेने आना। ये बात सुनते ही अनिका काउंटर के पास आई और काउंटर पर खड़े आदमी से कहने लगी, इस लिस्ट का सारा सामान अभी इसी वक्त इसे दे दो, पैसे मैं दे दूंगी। ये कहते हुए अनिका ने अपनी पर्स से अपना कार्ड निकाला और काउंटर पर रख दिया। अनिका को वहां देखकर ओमकार हैरान रह गया। ओमकार ने अनिका से कहा, तुम यहाँ कैसे? और तुम ये पैसे क्यों चुका रही हो? अनिका ने ओमकार को बिना देखे कार्ड स्वाइप करते हुए कहा, तुम जब कमाओगे तब मुझे वापस कर देना। पैसे चुकाने के बाद अनिका बिना कुछ कहे वहां से जाने लगी। अचानक गेट पर जाकर अनिका को कुछ याद आया। अनिका ने मुड़कर ओमकार से कहा, मैंने तुम्हें जो कार्ड दिया है उसे इस्तेमाल करना अगली बार। ये कहकर अनिका वहां से चली गई। काउंटर पर खड़े आदमी ने कहा, अरे भाई, ऐसी बात है तो जरा पहले का भी हिसाब क्लियर कर दो। मन ही मन ओमकार ये भी जानता था कि अभी अभी अनिका ने जो सामान उसे दिलवाया था वो सिर्फ 2 दिन तक उसके शेल्टर में रखे गए जानवरों का पेट भर सकता था। उसके बाद फिर से ओमकार को पैसों की जरूरत पड़ने वाली थी। अनिका के दिए हुए बैंक कार्ड की ओर देखकर ओमकार ने सोचा कि आखिर एक सीधी साधी मनाली से आई हुई लड़की के पास बैंक में इतना पैसा तो नहीं होगा कि उसकी सारी जरूरतें पूरी कर सके। ओमकार ने दिल्ली में एक छोटा सा एनिमल शेल्टर खोल रखा था जिसमें सड़क पर पाए गए घायल और बीमार जानवरों की देखरेख करता था। देखते ही देखते उसके शेल्टर में कई सारी बिल्लियां और स्ट्रे डॉग्स पाले जाने लगे। इनकी दवाई और खाने के लिए ओमकार को लगातार पैसों की जरूरत पड़ती थी, मगर ओमकार के घर वाले हमेशा उसकी इस आदत से परेशान रहते थे और कहते थे कि अगर जानवरों को पालने का शौक है तो उन्हें इतनी शानदार ट्रीटमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। सड़क पर रहने वाले जानवर कोई भी सस्ता खाना खाकर भी अपना पेट भर सकते हैं। इसलिए ओमकार हमेशा से अपने परिवार वालों से और अपने दोस्तों से ये बात छुपाता था और जब भी उसे पैसों की जरूरत पड़ती वो लोगों से कह देता कि उसे गेम में नए फीचर्स डाउनलोड करने हैं, इसलिए उसे पैसों की जरूरत है। ओमकार कम उम्र में अब तक इतना जान गया था कि लोग अय्याशी के लिए मांगी हुई उधारी तो आसानी से दे देते थे, मगर कोई पेट भरने के लिए पैसे उधार मांगे तो उसे हमेशा निराशा ही हाथ लगती थी। जब अनिका अपनी टैक्सी से मारवा हाउस पहुंची तो सिक्योरिटी गार्ड्स को पहले से इन्फॉर्म कर दिया गया था। अनिका के टैक्सी पहुंचते ही सिक्योरिटी गार्ड्स ने अनिका को सलाम ठोकते हुए टैक्सी को अंदर जाने दिया। जैसे ही टैक्सी मारवा मैंशन के एंट्रेंस के पास पहुंची, रोहित सिंपल व्हाइट टी शर्ट, जीन्स और स्पोर्ट्स शूज में अनिका का इंतजार कर रहा था। अनिका के आते ही रोहित ने खुद अनिका का दरवाजा खोला। अनिका अपनी टैक्सी से उतरकर अपने मोबाइल में एक मैसेज देखने लगी। ऐसा लग रहा था
जैसे अनिका ने रोहित को नोटिस ही नहीं किया था। रोहित के चेहरे पर स्माइल थी और वो बिल्कुल एक शॉफर की तरह कमर से झुककर अनिका से कहने लगा, यू आर वेलकम स्वीट हार्ट। रोहित के मुंह से स्वीट हार्ट सुनकर अनिका की आंखें बड़ी हो गईं। दिन ब दिन रोहित का कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जा रहा था। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि कब उनका रिश्ता उस मुकाम पर पहुंच गया था कि रोहित उसे स्वीट हार्ट कहकर बुलाता। अनिका को रोहित की इस तरह की फ्लर्टिंग से इरिटेशन जरूर हो रही थी, मगर कहीं ना कहीं रोहित के मुंह से स्वीट हार्ट सुनने के बाद अनिका के दिल की धड़कनें भी तेज हो गई थी। अनिका मोबाइल में देखती हुई मारवा मैंशन के अंदर जाने लगी। अनिका के ठीक पीछे मुस्कुराता हुआ रोहित चल रहा था। रोहित जानता था कि अनिका जानबूझकर उसे एटीट्यूड दिखा रही थी। कहीं ना कहीं रोहित को भी इस बात का ओवर कॉन्फिडेंस था कि अनिका भी उसे उतना ही मिस कर रही थी जितना वो उसे मिस कर रहा था, वरना एक फोन करने पर अनिका गुलेरिया हाउस से मारवा हाउस नहीं पहुंच जाती। अचानक ही आगे चल रही अनिका को रियलाइज हुआ कि उसे ये नहीं पता था कि उसे जाना कहाँ है। जब अनिका ने मुड़कर रोहित मारवा की ओर देखा, तब रोहित ने झटके से अनिका से कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। इससे पहले कि अनिका रोहित से कुछ कहती, रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और हमारी बेटी रिया ने भी। रिया का नाम सुनते ही अनिका ने रोहित से पूछा, कहाँ है रिया? तभी रोहित ने कैप्सूल लिफ्ट की ओर चलने का इशारा करते हुए अनिका से कहा, सेकंड फ्लोर, प्लीज फॉलो मी। कांच की बनी कैप्सूल लिफ्ट में अनिका और रोहित सेकंड फ्लोर पहुंचे। सेकंड फ्लोर की कॉरिडोर में कुछ कदम चलने के बाद अनिका ने देखा कि परियों की फिल्मों में जिस तरह से सेट बनवाए जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह का एक बड़ा सा पिंक दरवाजा कॉरिडोर के बीचों बीच बना था, जिस पर अलग अलग परियों की, मरमेड की और बार्बी डॉल्स की स्कल्पटिंग थी। जब अनिका ने दरवाजा खोलकर देखा, एक बड़ा सा कमरा था जिसमें हर चीज पिंक कलर की थी। पिंक कलर इतना ब्राइट था कि अनिका की आंखों में चुभने लगा, मगर कमरे की सजावट देखकर अनिका भी काफी इम्प्रेस हो गई। अनिका वैसे इतनी जल्दी इम्प्रेस होने वाले लोगों में से नहीं थी, मगर कमरे की हर चीज रिया की पसंद को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई थी। ये बात अनिका को बहुत अच्छी लगी। कमरे के ठीक बीचों बीच नन्ही सी रिया बार्बी डॉल के बाल बना रही थी और रिया ने भी ठीक उसी तरह की ड्रेस पहनी थी जो उस डॉल ने पहनी थी। इस वक्त ये कहना मुश्किल था कि दोनों में से असली बार्बी डॉल कौन सी थी। जैसे ही रिया की नजर अनिका पर पड़ी, रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में उछाले और अनिका की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। अनिका के गले लगकर रिया ने कहा, मम्मा, आई मिस यू सो मच। डिड यू मिस मी? अनिका ने रिया को चूमते हुए कहा, मम्मा ऑल्सो मिस यू अ लॉट। जवाब देते हुए नन्ही सी रिया ने कहा, क्यों ना करती, मैं हूँ ही इतनी क्यूट और ब्यूटीफुल। अनिका को आज इस बात का रियलाइजेशन हुआ था कि रिया में ओवर कॉन्फिडेंस था। वो आखिर उसे कहाँ से विरासत में मिला था? रिया की बातें सुनकर रोहित अपने दोनों हाथ फोल्ड करके अनिका के सामने मुस्कुराने लगा। अनिका अभी भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वो रोहित के बढ़ते हुए ओवर कॉन्फिडेंस का क्या इलाज करे। तभी अनिका के फोन में उसकी बैंक से मैसेज आया। जब अनिका ने मैसेज नोटिफिकेशन पर टैप किया तो मैसेज पढ़कर अनिका हैरान रह गई।